वेलकम टू माय चैनल बॉटनी वाइब्स। आज की वीडियो में अभी लास्ट वीडियो में जिसमें हमने सी अर्किंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में देखा, हम उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या क्या पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने पहले वाली प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में CSIR नेट लाइफ साइंस में पूछे गए हैं। तो अगर और अभी एग्जाम्स तक जितने 30 days वी विल कवर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स ऑफ CSIR नेट दैट विल हेल्प टू क्वालिफाई और टारगेट this CSIR net license 2024 exam. So don't forget to like if you really like my video and subscribe to my channel. So let's start with the video. The first question is, for successful fertilization in sea urchin, interaction between surface of the egg and the acrosomal protein, specifically a 30.5 kilodalton protein called bindin is necessary. जैसे कि अभी मैंने लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने सी अर्किंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया, मैंने बताया था आपको कि बिंडिन एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे एक्रोजोमल मतलब हमारे स्पर्म में प्रेजेंट होता है, स्पर्म में प्रेजेंट होगा और इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा? एग्स में, एग की विटिलिन मेम्ब्रेन में इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए। द फॉलोइंग फैक्टर कुड अफेक्ट दिस इंट्रैक्शन एंड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस इंट्रैक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं और फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं? अब प्रिवेंशन के लिए हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन 1 है रिमूवल ऑफ एग जेली पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ऑप्शन बी है रिमूवल ऑफ बिंडिन रिसेप्टर ऑन द एग विटिलिन मेम्ब्रेन, ये वाला भी पॉइंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट इज रिमूवल ऑफ बिंडिन रिसेप्टर फ्रॉम द एग जेली। बिंडिन रिसेप्टर को अगर हम रिमूव कर दें, पहली चीज़ बिंडिन रिसेप्टर कभी भी एग जेली में प्रेजेंट नहीं होती, वो हमेशा एग विटिलिन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। थर्ड ऑप्शन गलत हो गया यहाँ से। रिमूवल ऑफ बिंडिन रिसेप्टर फ्रॉम द सिंगल क्लस्टर ऑन द विटिलिन मेम्ब्रेन, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा 2 ऑप्शन बच गया, मेनली ए एंड बी। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रिवेंट कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन को। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिंडिन जो है रिकॉग्निशन का काम करता है, मतलब स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक एग को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। तो अगर बिंडिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो आगे की फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं। पहला वाला पॉइंट सही है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से पहला पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि आगे की कहानी तो तब चलेगी ना जब हमारा बिंडिन रिकॉग्नाइज करेगा अपने एग को। तो जब रिकॉग्नाइज ही नहीं किया तो एक्रोसोमल रिएक्शन वगैरह की बात नहीं आती। अगर एक्रोसोमल रिएक्शन की बात नहीं आएगी तो यहाँ पे एग जेली पॉलीसेकेराइड, जो कि मैंने सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड बताया था आपको लास्ट वीडियो में, उसकी भी बात नहीं आएगी। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ सेकेंड ऑप्शन, ओनली बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोटीन इन सी अर्चिन विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिकॉग्निशन ड्यूरिंग इक्रोसोमल रिएक्शन। अभी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि बिंडिन रिकॉग्निशन का काम करता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन इज सेवरल मरीन ऑर्गेनिज्म रिलीज देयर गैमेट्स इन द एनवायरमेंट वेयर sperm attraction and subsequent events led to successful fertilization. With reference to the sea urchin, which of the following statement is not true? कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से जब एग्जाम में जाइएगा तो अच्छे से पढ़िएगा कि क्या पूछा है, सही पूछा है या गलत पूछा है। कई बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं और हम लोग गलत की जगह सही लगा के आ जाते हैं, मतलब नॉट ट्रू पूछा है तो हम ट्रू वाला लगा के आ जाते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन को देखिए, उसके बाद ही सिलेक्ट करिए। फर्स्ट ऑप्शन इज एडिशन ऑफ द रिसेक्ट इन ए ड्रॉप ऑफ सी वाटर कंटेनिंग स्पर्म स्पेसिफिकली अट्रैक्ट स्पर्म्स ऑफ ए पंचुलेटा। ये मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम एडिशन कर देंगे रिसेक्ट का तो स्पर्म को अट्रैक्ट करने का काम करेगा वो, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही है। सेकेंड ऑप्शन है IP3 इज फॉर्म्ड इनिशियली एट द साइट ऑफ द स्पर्म एंट्री एंड रिलीज सिक्वेस्टर्ड कैल्शियम आयंस। ये बात भी सही है, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि
जैसे ही रिसेप्ट प्रोटीन जो है हमारे रिसेप्टर से बाइंड करेगा, वैसे ही IP3 और डैग बनेगा। IP3 आगे कैल्शियम को चैनल एक्टिवेट कर देगा, जिससे आगे की प्रोसेस होगी। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन इज कैल्शियम प्रिवेंट डॉकिंग ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल ऑफ द एग टू द सेल मेम्ब्रेन। कैल्शियम प्रिवेंट नहीं करता है, कैल्शियम एक्टिवेट करता है। तो ये ऑप्शन भी सही है हमारा। आगे देख ले, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रिवेंट बोल रहे हैं, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे नॉट ट्रू होगा। लास्ट वाला ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं। इनहिबिटर दैट स्पेसिफिकली ब्लॉक PLC गामा कैन बी सर्कमवेंटेड बाय द माइक्रो इंजेक्टिंग IP3 इनटू द एग। जो एक इनहिबिटर लिया जिसने PLC को, फॉस्फोलाइपेज C को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। लेकिन फॉस्फोलाइपेज C का काम क्या होता है? IP3 और डैग को एक्टिवेट करना, डैग में ब्रेक डाउन होना। तो लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे माइक्रो इंजेक्ट कर दिया IP3 को। तो जो PLC जो काम कर रहा था वो तो हो ही गया ना, तो हमारे को PLC से मतलब नहीं है। IP3 तो बन गया जो आगे की कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन के हिसाब से? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन एग्स इन्वॉल्व कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रीएक्टिवेशन। द मेजर मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग कैल्शियम फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्टोर्स इज फर्स्ट जोना पेलिसुडा ग्लाइकोप्रोटीन, नहीं ये नहीं होता है। प्रोटामाइंस, ये भी गलत है। मैंने IP3 बताया था अभी आपको, इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, दिस इज करेक्ट। दिस हेल्प इन द कैल्शियम आयन रिलीज फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो स्टोर्ड कैल्शियम आयन होते हैं वो IP3 के द्वारा ही एक्टिवेट होता है और वो बाहर निकलता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का अमाउंट साइटोसोल में बढ़ जाता है। तो आप उस वीडियो को रेफ़र करिए। अगर ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले अगर आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो पहले उस वाले वीडियो पे जाइए, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर। इन एकिनोडर्म्स स्पर्म डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय, यहाँ से एकिनोडर्म से ये सी अर्चिन की बात कर रहे हैं। स्पर्म की डायरेक्शन को कौन प्रोवाइड करता है? स्पर्म की डायरेक्शन प्रोवाइड होती है हमारी रीसेक्ट के द्वारा। रीसेक्ट जो है होता है वो हमारे एग से रिलीज़ होता है। जो एक 14 अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो एग के द्वारा रिलीज़ होता है और वो हेल्प करता है कि स्पर्म्स की अट्रैक्शन में और उसके डायरेक्शन को प्रोवाइड करने में। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए। और एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, अगर एक सिंगल रिसेक्ट भी प्रेजेंट होगा तो वो उसकी स्पर्म की अट्रैक्शन को हेल्प करेगा। और ये सारा प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बेस होता है। जिस स्पर्म के पास जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिसेक्ट जाएगा वो उतनी जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और जल्दी पहुँच जाएगा, मूवमेंट उसकी तेज़ हो जाएगी। सो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे की टॉपिक्स को पढ़ेंगे वैसे वैसे हम और सारे क्वेश्चन और सारे प्रैक्टिस पेपर करेंगे, जो कि हमें एग्ज़ाम में जल्दी क्वेश्चन करने में और हमें सही तरीके से आंसर करने में हेल्प करेगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट गाइज़।